हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा संपन्न हो चुकी है और यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट में काफ़ी जो टॉपिक रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक रहे हैं जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पहली बार पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम में एक टॉपिक पूछा गया था। लगभग सभी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे गए थे, जिस टॉपिक का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय लगभग सभी बच्चे याद करके जाते हैं, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को चेंज किया था और संगठन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण उनके फंक्शंस होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यूपी पुलिस के रिक्रूटमेंट एग्जाम में आपको एक ये नया टॉपिक देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आइए करते हैं एक वीडियो में, केवल एक वीडियो में ये कंप्लीट टॉपिक आपके सामने पेश होगा। मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर किया है इस वीडियो में, मैक्सिमम जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उनको कवर किया है और ये इनकी स्थापना वर्ष, मुख्यालय और उनके महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं इन सबको इसमें कवर किया गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये आपको आगामी जितनी भी परीक्षाएं आपकी होने वाली है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर आपकी आरपीएफ, आरआरबी की वेरियस पोस्ट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पर ये परीक्षा ले चुकी है तो आने वाला जो भी परीक्षा होगा यूपी पुलिस से संबंधित, इस पैटर्न को आप फॉलो करने के बाद ही आपका आगामी जो पैटर्न होगा वो रखा जाएगा। तो ये जो यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम है ये आपको आगे आने वाली जितनी भी यूपी पुलिस से संबंधित परीक्षाएं होंगी उन पर एक बेस के रूप में काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आने वाले समय में आपको आरआरबी, एसएससी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन सी कंपनी ने आपका पेपर सेट किया है, मैटर ये करता है कि किस कंपनी के द्वारा कौन सा नया पैटर्न परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो अलग अलग कंपनियां होती हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो नया एक एग्जामिनर कोशिश करता है लेके आने की। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना जिससे सभी डिटेल्स आपको प्राप्त होते रहे। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस का, इसके बाद में कोई एक दूसरा टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने रिव्यू कमेंट के माध्यम से जरूर देना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके स्थापना वर्ष, मुख्यालय व उनके महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आएगा हमारा यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, इसमें संयुक्त राष्ट्र भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1945 में। सदस्य देश यानी कि सभी 193 देश इसमें सदस्य हैं और मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। काम, ये क्या काम करता है? ठीक है, देखिए यूपी पुलिस में, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यूपी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इन चीज़ों पे पूछे गए थे। इस बार जो कंपनी थी यूपी पुलिस में, इसने पैटर्न चेंज करके यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर या फिर स्थापना वर्ष, फॉर्मेशन ईयर ना पूछ के इनका फंक्शन पूछा था। ठीक है, जो कि आने वाली जितनी भी यूपी पुलिस की परीक्षाएँ होंगी या फिर एसएससी की, जीडी वगैरह की परीक्षा होने वाली है, स्पेशली रेलवे की जितनी भी परीक्षा होने वाली है उनमें ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। हालांकि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जीडी लेवल पर भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे ये सभी पॉइंट उन एग्ज़ाम के लिए मुख्यतः बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए। और यूपी पुलिस के लिए अब ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है कि आने वाले जितनी भी एग्ज़ाम होंगे उनमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी, इसके साथ में इनके फंक्शन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करना। ठीक है, जितने भी 193 देश हैं उनको एक मंच प्रदान करना जहां वे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लेते हैं। ठीक है, वैश्विक मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय जो इश्यूज़ होते हैं उन पर वे चर्चा करते हैं और उन पर निर्णय लेते हैं। यह प्रस्ताव पेश करने, बहस करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं इसमें ये प्रस्ताव लेके आते हैं, बहस करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन का
काम हो गया। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस के ही कुछ अलग अलग फॉर्मेशन पार्ट है, ठीक है। पार्ट के रूप में भी हम इनको देखते हैं कि अलग अलग पार्ट क्या होती हैं यूनाइटेड नेशंस के। इसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जिसको आप बोलते हो, ये इसकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी, ठीक है। 1945 में ही स्थापना हुई थी। सुरक्षा परिषद, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं ये 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट होते हैं, ठीक है। 5 परमानेंट होते हैं और 10 पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है। और ये जो परमानेंट सदस्य हैं ये पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं परमानेंट सदस्य के पास ही वीटो पावर है, ठीक है। वीटो की जो पावर होती है वो इन 5 परमानेंट सदस्यों के पास ही होती है, जो कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ठीक है। ये 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर अवेलेबल है। अब सुरक्षा परिषद का जो फंक्शन होगा वो क्या काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? सिक्योरिटी काउंसिल। यह शांति रक्षा अभियानों को मंजूरी देता है, संघर्षों को सुलझाने के उपाय समझाता है और प्रतिबंध लागू कर सकता है, ठीक है। किसी भी देश पर किसी भी प्रकार के ये प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, आप जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इनकी भी स्थापना 1945 में ही हुई थी, ठीक है। स्थापना 1945। सदस्य 15 सदस्य, यानी कि इसमें 15 जो जजेस होते हैं उनकी सदस्यता का नंबर यहाँ पर दिया गया है 15, ठीक है। जिनकी अवधि 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यालय इसका द हेग में है, ठीक है, ठीक है। मुख्यालय इनका द हेग में है। काम देशों के बीच, ठीक है, जितने भी देश हैं उनके बीच कानूनी विवादों को सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दे पर राय देना, ठीक है। वो जो यानी कि जो कोर्ट वगैरह का काम होता है वही काम ये चीज़ें करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो कानूनी काम होते हैं उनको देखता है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य न्यायिक अंग है। इसके बाद में आता है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सेक्रेटेरिएट संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है, सचिवालय। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। सदस्य सचिवालय का प्रमुख होते हैं, ठीक है। इसका सदस्य कौन होता है? जो सचिवालय का प्रमुख होते हैं, सचिव जनरल आप जिसको बोलते हैं, और विभिन्न प्रशासनिक कर्मचारी, ठीक है, जो इसके अंदर आते हैं। काम क्या करते हैं ये? संयुक्त राष्ट्र के दैनिक कार्यों को संचालन करना, ठीक है। यानी कि सेक्रेटेरिएट है, यानी कि ये UN की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सेक्रेटेरिएट का काम है वो ये करती है। अब किसी भी सचिवालय में क्या काम होता है? सेम काम जो भारत के किसी भी सचिवालय में होता है वही काम यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी कि दैनिक जो कार्य होते हैं उनको करना, अन्य अंगों के निर्णय को लागू करना। सचिव जनरल संगठन के इनके ये प्रमुख पद होते हैं, ठीक है, इनका प्रमुख होता है। इसके बाद में आएगा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। देखिए मोस्टली जो जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्थापना 1945 में ही यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि इसमें जो सदस्य है वो 54 देश हैं, ठीक है, 54 देश हैं सदस्य, और ये मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। काम क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, मानवाधिकार मुद्दों पर चर्चा करते हैं ये, ठीक है, और सुझाव प्रदान करते हैं। यह विकास और मानवीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये फंक्शंस बहुत ज़रूरी है। हम ऑलरेडी इन चीज़ों को बता चुके हैं कि आने वाली परीक्षाओं में ये चीज़ें अब पूछी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होता है, हेडक्वार्टर पूछते थे, बताओ आप UNO का हेडक्वार्टर, ठीक है, ILO का हेडक्वार्टर पूछ लिया। अब यहाँ पर ये चीज़ें ना पूछ कर अब ये चीज़ें यहाँ पर पूछने लगे हैं। स्पेशली जितने भी यूपी पुलिस वाले कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आगामी जैसे कि आपको पता लग चुका है 40,000 रिक्रूटमेंट होने वाली है, UPSI की भी होने वाली है, तो उन सभी रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आगे जाके होने वाली है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ।
इसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, स्थापना 1945 में हुई थी। अब देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन अब ये फंक्शन में नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी सदस्य देश नहीं है क्योंकि इसका काम अब समाप्त हो चुका है। फिर भी हम इसका जो फंक्शन था वो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रायोजित क्षेत्रों की संवैधता सुनिश्चित करना और उनके विकास की निगरानी करना। अब इसकी गतिविधियाँ समाप्त हो चुकी हैं क्योंकि सभी ट्रस्टशिप टेरिटरीज स्वतंत्र हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। इसके बाद आएगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ठीक है। स्थापना 1944 में हुई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान। देखिए ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में ऑलरेडी 2018 वाली रिक्रूटमेंट में पूछा जा चुका है कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है इसका, ठीक है। सदस्य देश 2024 तक के इसके 190 देश हैं। और फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या होता है, आर्थिक निगरानी करना, ठीक है, आर्थिक निगरानी करना। IMF वैश्विक और सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है और आर्थिक नीतियों और स्थितियों पर सलाह प्रदान करता है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में मदद देता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है, वित्तीय सहायता देने का भी ये काम करता है। पारदर्शिता और तकनीकी सहायता का भी ये काम करता है, ठीक है। आर्थिक नीतियों पर भी सलाह देता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि IMF का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी होगी। आप इसके अंदर का एक बार इसको आप रीड आउट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो हेडलाइन है वो यहाँ पर याद हो जाएगी, हेडिंग याद हो जाएंगे, ठीक है। IMF उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। यह ऋण प्रदान करता है जो देशों को उनके आर्थिक सुधारों कार्यक्रमों को लागू करने में मदद देता है। पारदर्शिता और तकनीक सहायता, IMF सदस्य देशों को आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन में तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करता है, ठीक है। यह नीतिगत सलाह, प्रशिक्षण और विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। आर्थिक नीति पर सलाह, यानी कि IMF जो होता है सदस्य देशों को उनकी आर्थिक नीतियों और रणनीतियों पर भी सलाह देता है, जिसमें बजट प्रबंधन, मुद्रा नीति और संरचनात्मक सुधार भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद में IMF का एक फंक्शन और है, वित्तीय स्थिरता के लिए निगरानी रखता है, ठीक है। IMF वित्तीय स्थिरता के लिए भी निगरानी रखता है। IMF वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने के लिए निगरानी रखता है और वैश्विक वित्तीय जोखिमों को पहचानने और उनका समाधान करने की कोशिशें करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। IMF का लक्ष्य है विश्व भर में आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। वैश्विक वित्तीय संकटों से निपटना और सदस्य देशों के आर्थिक सुधारों का समर्थन व प्रबंधन करना। उसके बाद में आएगा यूनेस्को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जामिनर यूनेस्को की डेफिनेशन भी दे देता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस और सदस्य देश 193 2024 तक के अकॉर्डिंग। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, शिक्षा का समर्थन और सुधार करना, ठीक है। शिक्षा का समर्थन करना और सुधार करना ये यूनेस्को का कार्य होगा। यूनेस्को शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शिक्षा के मानकों को सुधारना और सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करना, ये यूनेस्को का काम हो गया। विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने का भी काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यह विज्ञान और अनुसंधान में सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और विज्ञान की नीति पर काम करना। तो ये सब चीज़ें काम हो गया आपका यूनेस्को का। उसके बाद में
सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो ना, यूनेस्को के धरोहर स्थलों की सूची आप पढ़ते हो, ठीक है, तो वो काम भी यूनेस्को के द्वारा यही एक फंक्शन किया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षण के लिए काम करता है। यह सांस्कृतिक धरोहर परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं को बढ़ावा देता है और उनकी सुरक्षित करता है। सामाजिक और समावेश, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश, यह सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल करता है, जैसे कि लैंग्वेज और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना, ठीक है फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेटवर्किंग, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और विभिन्न देशों, संगठनों और समुदाय के बीच नेटवर्किंग और साझेदारी को भी प्रोत्साहित करता है। उसके बाद में सार्वजनिक सूचना और जागरूकता, ये भी एक यूनेस्को का फंक्शन है। यह सार्वजनिक सूचना और जागरूकता अभियानों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों जैसे कि मानवाधिकार और सतत विकास पर ध्यान आकर्षित करता है। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व भर में शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और मानवता की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना है, ठीक है। तो ये का फंक्शन हो गए यूनेस्को के। यूनेस्को ये विभिन्न प्रकार के फंक्शन करता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो आएगी विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसके उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी को कम करना, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखना होगा। विकासशील देशों में गरीबी को कम करना और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना काम होता है विश्व बैंक का, ठीक है। स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और 2024 तक 189 देश इसके सदस्य हैं। फंक्शन क्या करता है ये? वित्तीय सहायता, ठीक है, वित्तीय सहायता देता है, यानी कि विश्व बैंक विकासशील देशों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण परियोजनाएं, ठीक है। तकनीकी सहायता और सलाह भी देता है। विश्व बैंक सदस्य देशों को उनके विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होगी। विकास अनुसंधान और डेटा, यह आर्थिक और सामाजिक विकास पर अनुसंधान करता है, डेटा संकलित करता है जिससे नीति निर्माण और विकास रणनीति को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। नीति सलाह देता है। विश्व बैंक देशों को नीतिगत सलाह प्रदान करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि सार्वजनिक वित्त, सामाजिक और संस्थागत विकास। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्रदान करता है। विश्व बैंक वैश्विक साझेदारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ताकि साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और वैश्विक चुनौतियों का समाधान किया जा सके। विश्व बैंक का उद्देश्य है कि विकासशील देशों की सहायता करना ताकि वे आर्थिक विकास प्राप्त कर सके, गरीबी को कम कर सके और बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके। तो इस प्रकार आप देखने होंगे यहाँ पर लगभग 5 जो मेन फंक्शन हैं वर्ल्ड बैंक के, वो यहाँ पर आपको देखने होंगे, ठीक है। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। स्थापना 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 194 देश 2024 तक सदस्य हैं। और मेन फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन क्या है? स्वास्थ्य मानक और दिशा निर्देशों का निर्धारण करना। स्वास्थ्य की जो हेल्थ से रिलेटेड जो मानक होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उनको ये जारी करता है, ठीक है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मानकों और दिशा निर्देशों को विकसित करता है और उन्हें लागू करने में देशों की मदद करता है। इसमें रोगों की रोकथाम, उपचार विधियां और स्वास्थ्य प्रणालियां का विकास शामिल है। स्वास्थ्य आपात स्थितियों की प्रक्रिया। WHO वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे कि महामारी, प्राकृतिक आपदाओं में समन्वय, त्वरित
प्रतिक्रिया प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य आपातकालीन योजनाओं और संसाधनों का प्रबंधन करता है। ठीक है। स्वास्थ्य अनुसंधान और डेटा संकलन करना। WHO वैश्विक स्वास्थ्य पर शोध करता है और डेटा एकत्रित करता है, जिससे स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने में सहायता मिल सकती है। यह स्वास्थ्य के रुझानों और समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करता है। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण का भी काम ये करता है। WHO सदस्यों को तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य प्रणाली का विकास और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार भी WHO करता है। WHO स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार गतिविधियों का संचालन करता है, जिसमें सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जा सके। स्वास्थ्य नीति पर सलाह। स्वास्थ्य नीति पर सलाह भी WHO देता है। WHO सदस्य देशों को स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह देता है, विशेषकर उन मुद्दों पर जो वैश्विक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जैसे कि टीकाकरण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य और गैर संचारी रोग। तो ये जो फंक्शन हो गए, ये WHO के मेन फंक्शन हो चुके हैं। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुधार को लागू करना, संक्रामक रोगों को नियंत्रित करना और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना। ये मेन फंक्शन हो गए WHO के। उसके बाद में आएगा एक नाटो का जो आप सुनते होंगे, नाटो शिखर सम्मेलन। ठीक है, वो यही चीज़ें हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो इसको बोलते हैं। स्थापना 1949। जो मेंबर कंट्री है वो 31 है, 31 देश है। और मुख्य काम क्या है? सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये नाटो का मेन फंक्शन होता है। फिर इसके बाद में आएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC। ठीक है, ये ICC क्रिकेट वाली ICC नहीं है, ये दूसरी ICC है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में स्थापना हुई थी। सदस्य देश 123। और मुख्य काम क्या होता है इसका? युद्ध अपराध। ठीक है, युद्ध अपराध, जनसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की न्यायिक जांच और अभियोजन करता है। आएगी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन स्थापना 1993 maastricht संधि के माध्यम से हुई थी। सदस्य देश 27। और मुख्य काम क्या होता है इसका? आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करना, एकल बाजार को संचालन में लाना। तो ये काम होता है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बाद में आएगी अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, AU आप जिसको बोल सकते हो, अफ्रीकी संघ। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य देश 55 है। मुख्य काम क्या होता है इसका? अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो EU होता था, इसका काम था यूरोपियन देशों के बीच में। AU जो है इसका काम होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विवादों को सुलझाना और विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। इसके बाद में आएगा आसियान। ठीक है, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना वर्ष 1967। सदस्य देश इसमें 10 सदस्य देश हैं। और इनका जो काम हो गया, ये हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को समर्थन करना। ठीक है, ये काम हो गया आसियान का। इसके बाद में आएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो श्रमिकों के अधिकारों और श्रम मानकों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। स्थापना 1919। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। 187 देश मेंबर है 2024 तक के अकॉर्डिंग। और मेन फंक्शंस क्या होता है इसके? श्रम मानकों का निर्धारण करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करता है। ठीक है, और सदस्य देशों को इन मानकों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। यह है मानक श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षा और वेलफेयर से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो ILO है, ये
तकनीकी सहायता और सलाह भी अपने सदस्य देशों को देता है। यह सदस्य देशों को श्रम बाजार, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और मानवाधिकारों के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करता है। उसके बाद में श्रमिकों और नियोक्ताओं की भागीदारी भी ये लेता है। आईएलओ का उद्देश्य है कि श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के माध्यम से श्रम मुद्दों पर चर्चा और समाधान किया जाए। ठीक है, तो ये फंक्शन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर होते हैं। रिपोर्टिंग तैयार करता है, ठीक है, रिपोर्टिंग करता है और उनकी निगरानी ये करता है। आईएलए सदस्य देशों के द्वारा श्रमिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करता है, विभिन्न देशों से रिपोर्ट प्राप्त करता है, सदस्य देशों को मानकों के अनुपालन में सुधार करने का सुझाव देता है, शोध और डाटा संकलन करता है। यह वैश्विक श्रम बाजार, सामाजिक सुरक्षा पर शोध करता है और डाटा एकत्रित करता है जिससे श्रम नीतियों और योजनाओं में सुधार किया जा सके। आईएलओ का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और एक समावेशी और न्यायपूर्ण कामकाजी वातावरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, और भिन्न मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आईएलओ का। उसके बाद में आएगा इंटरपोल। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन, जो विश्व भर में अपराध और सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ठीक है, स्थापना 1923 में की गई थी। ठीक है, यूरोपोल के रूप में। ठीक है, 1923 में यूरोपोल के नाम से की गई थी, लेकिन 1956 से इसको इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय लियोन, फ्रांस और सदस्य देश 195 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुख्य फंक्शन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग। इंटरपोल सदस्य देशों की पुलिस बलों के सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न देशों के बीच अपराधों की जांच और समाधान में सहूलियत होती है। डाटाबेस और सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक है, ये सब चीज़ें मोस्टली चीज़ें आप देख रहे होंगे, डाटाबेस और रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, आगे का जो कार्य होता है उसको सुनिश्चित करना। तो लगभग फंक्शन सभी के सेम ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इंटरपोल वैश्विक अपराध डेटाबेस और सूचनाओं को संकलित और साझा करता है, जिसमें वांछित व्यक्तियों, चोरी की गई वस्तुओं और अपराधों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, क्राइम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्राइम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट यह सदस्य देशों को अपराधों की जांच और प्रमुख जांचों में तकनीकी और विशेषज्ञ समर्थन प्रदान करता है, जैसे कि आतंकवाद, नशीले पदार्थ की तस्करी और साइबर अपराध। विशेष अभियानों का समर्थन। इंटरपोल विशेष अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशनों का आयोजन और समर्थन करता है, जो वैश्विक अपराध और सुरक्षा खतरों को संबोधित करने में मदद करता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इंटरपोल नियमित रूप से सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है, ताकि सदस्य देशों की पुलिस बलों के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके। कस्टम और सुरक्षा मानकों में सुधार। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों और नियमों के विकास में भी योगदान करता है और सदस्य देशों को अद्यतित जानकारी देता रहता है। ठीक है, यानी कि अपडेटेड जानकारी। ठीक है, उसके बाद में इंटरपोल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सक्षम बनाना और वैश्विक स्तर पर अपराध और सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से मुकाबला करना, ये इंटरपोल का फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, स्थापना 2006, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर और 47 देश इसके सदस्य हैं 2024 तक। कार्य क्या करते हैं ये? मानवाधिकार की निगरानी और रिपोर्टिंग करता है। यूएनएचआरसी मानवाधिकार की रिपोर्टिंग करता है और निगरानी करता है। यूएनएचआरसी मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। यह विभिन्न देशों के मानवाधिकार स्थिति की जांच करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, आवेदन और जांच करना। यह मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यक्तिगत या समूह शिकायत की जांच करता है। यह सुनिश्चित होता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले मुद्दों के
जांच की जाए और उचित कदम उठाए जाए। ठीक है, ये सब काम हो गया UNHRC के। ठीक है, इसके बाद में मानवाधिकारों के मानकों को बढ़ावा देने का काम भी ये करता है। ठीक है, वैश्विक मानवाधिकारों मानकों को बढ़ावा देता है और देशों को उनके मानवाधिकार नीतियों में सुधार करने के लिए सलाह देता है। यह मानवाधिकार संबंधी संधियों और मानकों को लागू करने के लिए देशों की सहायता करता है। ठीक है, सत्र और विशेष सत्र का आयोजन करता है। यह नियमित सत्र विशेष सत्रों का आयोजन करता है जिससे मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सके। विशेष सत्र विशेष परिस्थितियों जैसे आपातकालीन मानवाधिकार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, विशेष दूत और विशेषज्ञ नियुक्त करता है। ठीक है, UNHRC विभिन्न मानवाधिकार मुद्दों पर विशेष दूत और विशेषज्ञ नियुक्त करता है जो विशेष क्षेत्रों या मुद्दों की निगरानी और रिपोर्टिंग करते हैं। मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता, यह अधिकार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और शिक्षा के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील बनाने का भी काम करता है। UNHRC का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, संवर्धन करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यक्तियों को उनके मूलभूत अधिकारों स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो चुके हैं UNHRC के। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आएगी वो आएगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सौर प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। ठीक है, स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा भारत में है। इसका सदस्य 127 देश है 2024 तक। नवीनतम जो सदस्य रहा है ये म्यांमार रहा है। 2023 में ISA के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नवीनतम जो देश है ये म्यांमार बना है। ठीक है, मुख्य जो कार्य होते हैं सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। ISA सदस्य देशों और को सौर ऊर्जा प्रणालियों के कार्यान्वयन और विस्तार में सहयोग करता है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की पहुँच को बढ़ावा देना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। तकनीकी सहायता का सहयोग, ISA सौर प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करता है। यह सौर परियोजनाओं के विकास और उनके कार्यान्वयन में मदद करता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करना। ठीक है, यह सदस्य देशों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान करता है। उसके बाद में अनुसंधान और विकास, ISA सौर ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। यह नई तकनीकी और नवाचारों को बढ़ावा देता है जो सौर ऊर्जा की दक्षता और प्रभावशीलता को सुधार सकते हैं। नीति और रणनीतिक सलाह भी ISA देता है। ISA सदस्य देशों को सौर ऊर्जा और रणनीतियों पर सलाह देता है ताकि वे अपने राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। साझेदारी और नेटवर्किंग, ISA अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों, सरकारों और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी और नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है ताकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित किया जा सके। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और वैश्विक जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है। ठीक है, इसके बाद में यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी होगी, ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे इसके फंक्शंस। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों और माताओं की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, बच्चों और माताओं के लिए काम करता है। स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका है। सदस्य देश 193 सदस्य देश है। ठीक है, 2024 तक।
नवीनतम देश की जो जानकारी यहाँ पर बताई गई है, यूनिसेफ के सदस्य देशों की संख्या स्थिर रहती है क्योंकि इसका सदस्यता ढांचा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही में नए सदस्य होने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जब कोई नया सदस्य जुड़ेगा तो ही कोई नया सदस्य यूनिसेफ में जुड़ेगा। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होते हैं इसके? स्वास्थ्य और पोषण पर कार्य करना। ठीक है, यूनिसेफ बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए कार्यक्रम चलाता रहता है। इसमें टीकाकरण, बीमारी की रोकथाम और पोषण संबंधी सहायताएं शामिल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काम करता है। यह बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करता रहता है। खासकर संकटग्रस्त विकासशील क्षेत्रों में यह स्कूल निर्माण, पाठ्यक्रम सुधार और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, संरक्षण और सुरक्षा देना। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें हिंसा, शोषण और उपेक्षा से बचाने के लिए कार्य करता है। इसमें संकट और संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके बाद में आएगा संकट और आपातकालीन सहायता। यूनिसेफ आपातकालीन परिस्थितियों जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों में तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह आपातकालीन राहत, चिकित्सा आपूर्ति और पुनर्वास सहायता भी उपलब्ध कराता है। वॉश, जल स्वच्छता। ठीक है, यह सुरक्षित पानी, स्वच्छता सुविधाएं और स्वच्छता शिक्षा प्रदान कराता है ताकि बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में मदद मिल सके। नीतिगत सलाह और समर्थन। ठीक है, ये नीतिगत सलाह और समर्थन भी देता है। यूनिसेफ देशों को बच्चों के अधिकार और विकास के मामलों में नीतिगत सलाह भी प्रदान करता है और बच्चों की भलाई के लिए प्रभावी नीतियाँ विकसित करने में भी मदद करता है। यूनिसेफ का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त हो, उनकी भलाई सुनिश्चित की जाए और वे एक स्वस्थ व समृद्ध जीवन जी सकें। ठीक है, ये मेन फंक्शन हो गया यूनिसेफ का। इसके बाद में आएगा आसियान। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर सेकंड टाइम यहाँ पर ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये ऊपर भी एक बार आ चुका है। ठीक है, इसमें और जो अभी ऊपर आपने किया है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल यहाँ पर जो इसमें जो वर्तमान सदस्य हैं उनकी लिस्ट भी यहाँ पर ऐड की गई है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वर्तमान सदस्यों की लिस्ट भी यहाँ पर ऐड की गई है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी फंक्शन वगैरह सब वही हैं जो ऊपर यहाँ पर हमने किए हैं। उसके बाद में ब्रिक्स एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह शामिल है। स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स समूह की शुरुआत। मुख्यालय, ब्रिक्स का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, लेकिन प्रत्येक सदस्य देश की राजधानी में समन्वित कार्यालय होते हैं। सदस्य देश 5 सदस्य देश है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसके सदस्य देश है। नवीनतम सदस्य है। ठीक है, नवीनतम सदस्य देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका, नवीनतम सदस्य दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ। इसके बाद संगठन का नाम ब्रिक्स रखा गया। इससे पहले संगठन को ब्रिक कहते थे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होगी। मुख्य कार्य क्या होते हैं इसके? आर्थिक सहयोग और विकास। ठीक है, ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। यह व्यापार, निवेश, आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करता है। विकासशील देशों की आवाज़। ब्रिक्स वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक मामलों में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समर्थन करता है। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान। ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र विनिमय और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देता है। वैश्विक मुद्दे पर सहयोग देता है। ठीक है, वैश्विक मुद्दे पर सहयोग देता है। ब्रिक्स वैश्विक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और सतत विकास पर सहयोग देता है। यह संयुक्त नीति और परियोजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। वित्तीय और विकासात्मक सहयोग।
ब्रिक्स ने ब्रिक्स विकास बैंक, ठीक है, की स्थापना की, जो बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के और अन्य विकासशील देशों के लिए परियोजनाओं को फंड देता है, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है वैश्विक व्यापार और निवेश नीति पर काम करता है। ब्रिक्स वैश्विक व्यापार और निवेश नीतियों को में सुधार लाने के लिए काम करता है और बहुप्रकारी व्यापार समझौतों पर सुझाव सहयोग को बढ़ावा देता है। ब्रिक्स का उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मामलों में सुधार लाना और विकासशील देशों की आवाज़ को सशक्त बनाना है। तो ये जो मेन फंक्शन हो गए यहाँ पर, ये हो गए आपके ब्रिक्स के। इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा ये आएगा बिम्स्टेक, ठीक है। अभी हाल ही में ये भी काफ़ी चर्चाओं में ऑर्गेनाइजेशन रही है बिम्स्टेक, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन हो चुका है ये है एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ठीक है। ये बिम्स्टेक और 1997 में फॉर्मेशन हुई थी। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है और 7 सदस्य देश इसमें शामिल है। नवीनतम कोई सदस्य इसमें नहीं है। नवीनतम सदस्य म्यांमार 1997 में हुआ था, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होते हैं इसके? आर्थिक और तकनीकी सहयोग। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच विभिन्न आर्थिक और तकनीकी सहयोग में बढ़ावा देता है, जैसे कि व्यापार, निवेश और औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क व इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं को समर्थन करता है, जैसे कि परिवहन, ऊर्जा और संचार नेटवर्क में विकास में सहयोग देना। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान, ठीक है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। यह शैक्षिक कार्यक्रम, छात्र विनिमय और सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी बढ़ावा देता है। सतत विकास और पर्यावरण। बिम्स्टेक सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और पर्यावरण सततता के मुद्दे पर भी सहयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर आपने अभी देखा है कि बिम्स्टेक यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान करता है। देखिए यदि कोई एग्जामिनर होगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, बोलेगा कि फंक्शन ऑफ बिम्स्टेक क्या होंगे, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस जो होंगे इसमें ISA के लगा देगा, ठीक है, ISA के फंक्शन लगा देगा। कुछ फंक्शन इसके यूनिसेफ के लगा देगा, ठीक है। कुछ फंक्शन इसके यहाँ से उठा लेगा, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन उठा लेगा और एक ऑप्शन यहाँ पर बोलेगा कौन सा फंक्शन बिम्स्टेक का है। तो इसलिए आपको सभी फंक्शंस यहाँ पर रखने होंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर लगभग अप्रोक्सीमेट सभी जो मेन फंक्शन है सभी ऑर्गेनाइजेशन को वो यहाँ पर काउंट किए हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको गेन यहाँ पर हो जाए, ठीक है। सुरक्षा और आपसी सहयोग, यह क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे पर सहयोग करता है और आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग को बढ़ाता है। समाज और स्वास्थ्य। बिम्स्टेक स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज के अन्य पहलुओं में सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी साझा प्रयास करता है। बिम्स्टेक का उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करना है। इसके बाद में आएगा ग्रुप ऑफ 20, G20, ठीक है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। यह सदस्य देशों के बीच समन्वय और आयोजन के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है, ठीक है। 19 सदस्य देश हैं इसके, ठीक है। 19 सदस्य देश और एक क्षेत्रीय संगठन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये अभी लगभग 2023 में जो इंडिया में हुआ था उसमें ही ऐड हुआ है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। कुल सदस्य 20 हो चुके हैं, ठीक है। G20 का
सदस्यता ढांचा इस प्रकार है। वर्तमान में 19 देश है, इसमें एक अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है। तो ये देश आप यहाँ पर देखोगे, ये देश भी आपको यहाँ पर एक बार चेक करने होंगे। ठीक है, मुख्य फंक्शन, मेन कार्य क्या होंगे इसके, काम क्या करेगी, वैश्विक और आर्थिक नीति पर ये चर्चा करेगी। G20 वैश्विक और आर्थिक नीति पर स्थिरता और पर चर्चा करने के लिए प्रमुख मंच प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक मुद्दों, नीतियों पर संवाद करने और समन्वय को बढ़ावा देता है। आर्थिक संकट प्रबंधन, G20 वैश्विक आर्थिक संकट और वित्तीय संकट के समय सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया, यह संकट प्रबंधन और आर्थिक सुधारों के लिए रणनीतियों पर सहमति बनाने का योगदान देते हैं। ठीक है, विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान। ठीक है, विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान के लिए भी G20 जो देश हैं वो कार्य करते हैं। G20 विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं और विकास संबंधी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विकासशील देशों के लिए समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए उपाय करता है। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, वैश्विक प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करता है। वित्तीय नियामक सुधारों और स्थिरता उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। विपरीत मुद्दों पर सहयोग देता है, विपरीत मुद्दों पर भी सहयोग देता है। G20 सदस्य देशों के विभिन्न मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, व्यापार और सामाजिक समावेश पर सहयोग और साझा समाधान विकसित करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये करते हैं। नीति समन्वय, ठीक है, नीति समन्वय करते हैं। यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय नीतियों का समन्वय करता है ताकि वैश्विक विकास और स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसके बाद में आएगा G7 ग्रुप ऑफ 7, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें प्रमुख औद्योगिक देशों के नेता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्थापना 1975 में हुई थी। पहली बैठक पेरिस में हुई थी जिसमें प्रारंभ में 6 सदस्य थे। कनाडा को 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, G7 का कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये सदस्य देश है उनके साथ साथ इनका जो ऑफिस है वो रहते हैं। सदस्य देश ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने होंगे। G7 के कौन कौन से सदस्य देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। ठीक है, G7 में कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, G7 में कोई नया सदस्य शामिल नहीं हुआ है। जो भी सदस्य हैं इसके सब पुराने सदस्य रहेंगे। ठीक है, G7 का जो कार्यक्रम होता है वो कैसे होता है, जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। G7 सदस्य देश वैश्विक आर्थिक स्थिति, व्यापार और वित्तीय नीतियों पर चर्चा करते हैं। ये आर्थिक संकटों और समस्याओं के समाधान के लिए रणनीतियाँ विकसित करते हैं। सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग, G7 सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग करता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, राजनीतिक स्थिरता के मुद्दे। जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भी ये काम करते हैं। G7 जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इन मुद्दों के समाधान के लिए साझा उपाय और नीतियाँ तैयार करते हैं। विकास और मानवाधिकार, यह विकासशील देशों के विकास, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके लिए सहयोगात्मक उपाय करते हैं। इसके बाद में वैश्विक स्वास्थ्य, G7 स्वास्थ्य संकट जैसे कि महामारी और संक्रामक रोगों पर सहयोग करता है और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास करते हैं। ठीक है, आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ, G7 सदस्य देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर समन्वय करता है और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाते हैं। उसके बाद में G7 का उद्देश्य वैश्विक समस्याओं पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाना और साझा समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना होता है। ठीक है, इसके बाद में आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है इसका।
नवीनतम देश एडीबी के कुल सदस्य 68 देश हैं। इनमें से 49 एशिया और प्रांत क्षेत्र से हैं और 19 देश क्षेत्र के बाहर के हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना होगा। एग्जामिनर पूछेगा कि एडीबी के कितने जो देश हैं वो एशिया से बाहर के हैं, तो इसमें 19 देशेस ऐसे हैं जो एशिया से बाहर के हैं। महत्वपूर्ण कार्य जो करते हैं, गरीबी उन्मूलन का ये काम करते हैं। एडीबी का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रांत में क्षेत्र में गरीबी को कम करना। ठीक है। विकास वित्त पोषण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तकनीकी सहायता देना, सदस्य देशों को उनकी विकास परियोजनाओं में तकनीकी सहायता व ज्ञान प्रदान करना। ठीक है। नवीनीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। स्वच्छ व नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को समर्थन देकर पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय सहयोग, सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल करता है। एडीबी का उद्देश्य समावेशी, लचीला और सतत विकास को बढ़ावा देना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्टली लगभग जो मेन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिपार्टमेंट है, तो ये लिस्ट हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसमें मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं। इसमें जितने भी फंक्शन हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे, स्पेशली यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं, आरआरबी के जितने भी कैंडिडेट हैं, आरपीएफ के जितने भी कैंडिडेट हैं और एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।